हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने RDAP की यूनिट नंबर 3 को। आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट देखेंगे विद 3 ईयर PYQs क्वेश्चंस। इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। यहाँ से जो भी हमारे PYQs यानी पिछले 3 साल से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने इस वीडियो में कराए हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हमारा होता क्या है? ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी टर्म है जहां हम सोचते हैं कि ये बेसिकली कहाँ यूज होती है, कि किसी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड होगी, लेकिन नहीं। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। कहाँ यूज होती है? जहां भी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, यानी एक बड़े स्केल लेवल पे जहां पे भी वर्क होता है वहां ब्यूरोक्रेसी सिस्टम होता ही होता है। ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है क्या? ब्यूरोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग वर्क इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें तो ये क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम अपने लार्ज वर्क को, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को क्या करता है? मैनेज करते हैं। जैसे कि हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कॉलेज में हमारे एक बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे मैनेजमेंट आता है, फिर डायरेक्टर आते हैं, फिर हमारे HODs आते हैं, फिर फैकल्टीज आते हैं। तो ये क्या एक हायरार्की है, यानी हमारे क्या एक लार्ज वर्क जो है वो हम मैनेज कर रहे हैं। किसकी हेल्प से मैनेज कर रहे हैं? यहाँ पे भी एक ब्यूरोक्रेसी सिस्टम आप मान सकते हैं कि हम अलग अलग टास्क अलग अलग पर्सन को असाइन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जिसको जो काम दिया गया है वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। कि अगर हमने एक फैकल्टी को पढ़ाने के लिए दिया है कि आपको RDAP पढ़ाना है, तो वो अच्छे से पढ़ा पा रहा है या नहीं पढ़ा पा रहा है, या वो पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, वो चीज़ भी इसमें मॉनिटर होती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इन्वॉल्व्स रूल्स, processes and a clear structure of authority to ensure tasks are done in orderly। वही मैंने आपको बताया कि ये इंश्योर करता है, इसमें काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं, एक स्ट्रक्चर वे में यहाँ वर्क होता है। और ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारे टास्क हैं, जो भी हमारे टास्क हैं वो एक ऑर्डर वे में परफॉर्म होंगे। ऐसे नहीं कि फैकल्टी डायरेक्टली जाके मैनेजमेंट से बात करें, नहीं, एक ऑर्डर वे में आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप कुछ नहीं कर सकते। ये होता है हमारा ब्यूरोक्रेसी। आई होप आपको क्लियर होगा कि ब्यूरोक्रेसी सिस्टम हमारा है क्या। बेसिकली लार्ज वर्क को मैनेज करने के लिए वहां हम यूज करते हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर क्या होता है या वो है क्या? द वे डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर अरेंज टू अचीव स्पेसिफिक गोल। इसमें हम क्या करते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स को अरेंज करते हैं, एक इस वे में अरेंज करते हैं कि जो हमारे स्पेसिफिक गोल है वो हम उसको अचीव कर सके। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल है कि हमारे यहाँ अगर आप कोर्सेज रिलेटेड कुछ भी यानी सेल से रिलेटेड कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहते कि हमारे यहाँ से इतने कोर्सेज हर साल बिकें, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे? डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट जो आपके टास्क हैं उनको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि आप उस गोल को अचीव कर सकें। ये होता है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ, इस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर वर्क करता है। इट लाइक अ ब्लू प्रिंट शोइंग हु रिपोर्ट्स टू हुम एंड व्हाट ईच पार्ट ऑफ अ रेस्पॉन्सिबल फॉर। ये बताता है, ये एक तरीके से ब्लू प्रिंट है, यानी एक तरीके से स्ट्रक्चर है। ये बताता है कि रिपोर्ट यानी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन वो आप किसको देंगे और कहाँ देंगे, और जो भी आपको वर्क दिया गया उस वर्क के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई वर्क दिया गया कि आप पेपर वर्क करेंगे, तो पेपर वर्क के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये और उस पेपर वर्क से जो भी हमें काम कराना है वहाँ उसकी जो रिपोर्ट है वो हमें किसको देनी है। ये सब चीज़ें हमारी आती है एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा, काफ़ी बहुत बेसिक है कि एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमारे EQ 22 से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारा होता क्या है वो हम देखेंगे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ही हम रूरल लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हमारी एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरी एक डिस्ट्रिक्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे कुछ गाँव भी आएंगे और कुछ हमारे शहर भी आएंगे। कुछ पार्ट हमारा गाँव होगा, कुछ पार्ट हमारा शहर होगा। तो हमारे जो गांव के जो सेगमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट, एंड जो हमारे शहर से रिलेटेड सेगमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट हमारी क्या होती है। अब ये कहाँ वर्क करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या इनका हिरार्किकल स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? पंचायती राज
इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल इंडिया। ये हमारी पंचायती राज सिस्टम के एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। किसके अंदर? हमारे रूरल इंडिया के अंदर। रूरल यानी जो भी हमारे गांव से रिलेटेड होता है ना, वहां ये वर्क करता है। इट इज अ वे फॉर विलेजर्स टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स एंड मेक डिसीजन अबाउट देयर कम्युनिटीज। ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारे विलेजर्स हैं यानी जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने कम्युनिटी से रिलेटेड वो अपने खुद डिसीजन ले सके, वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे आपने बहुत पहले आप देखते होंगे कि एक पंचायत बैठती है, फिर वहाँ क्या प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर वो सॉल्यूशंस बताते हैं, कुछ इस तरीके से। अब इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे लोएस्ट में हमारे कहता है ग्राम पंचायत, जिसको हम बोलते हैं विलेज लेवल। उसके ऊपर आता है हमारा पंचायत समिति, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल। और सबसे टॉप पे आता है हमारा जिला परिषद, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अब हम देखेंगे कि हमारे इनका वर्क किस तरीके से होता है या ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ग्राम पंचायत, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट आता है। तो ग्राम पंचायत है क्या? ग्राम पंचायत अब होता क्या है? एक गांव या ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी एक समूह, काफी सारे विलेजेस को एक साथ कर दें या एक विलेजेस को, इन दोनों को हम एक साथ मिलाकर क्या बनता है? हमारा ग्राम पंचायत। यानी गांव को मिलाकर हमारा क्या बनता है? ग्राम पंचायत। ठीक है, अब ग्राम पंचायत अब बनता कैसे? ग्राम पंचायत डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन, यानी जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो सब अपने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और अपने ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं। अब इसमें एक टर्म आते हैं ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा जो ये 18+ के जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, उनको हम बोलते हैं ग्राम सभा। ठीक है, आई होप ग्राम सभा ग्राम पंचायत आपको क्लियर होगा कि ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है। ग्राम पंचायत इलेक्ट करते हैं हमारे ग्राम सभा इलेक्ट करते हैं हमारे ग्राम पंचायत को। ठीक है, अब ग्राम सभा का क्या काम होता है? रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। वो ये देखता है कि जो भी हमारे ग्राम पंचायत ने हमसे वादा किए थे, या वो ये बोलेंगे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, या कोई भी उन्होंने कुछ भी हमसे वादा किया था, या उनकी परफॉर्मेंस वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि आगे भी इलेक्शन होगी तो उनको हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो उन्हें वो चूज करना पड़ेगा ना नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी। तो उन्हें वो ग्राम सभा के लोग ये चेक करते हैं कि जिन्हें हमने बनाया है ग्राम पंचायत के लिए, वो वर्क कर रहे हैं ठीक या नहीं कर रहे हैं। अब ग्राम पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है उनको हम बोलते हैं सरपंच। अब अलग अलग जगह से हम सरपंच को इलेक्ट नहीं करते, हम इलेक्ट किसको करते हैं? पंच को। अब अलग अलग जगह से, विलेजेस के अलग अलग जगह से हमारे पंच खड़े होते हैं काफी सारे। अब उन पंच में से जिनको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं। तो जहां जहां जो जो लोग जीतते हैं उन पंच को एक साथ करते हैं, उनका एक उनकी कम्युनिटी बनाते हैं। फिर उन जो ये सारे पंच जीते हुए हैं उनमें से किसी एक को सरपंच बनाते हैं। पंच में फॉर एग्जाम्पल पंच के अंदर 5 लोग हैं, तो उन 5 लोगों में से ही एक हमारा क्या बनेगा? सरपंच बनेगा। उनकी अपनी इच्छा के वो जिसको भी चूज करेंगे, जिसको वो चाहेंगे उसको सरपंच बना देंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि ग्राम पंचायत हमारा है क्या। ग्राम पंचायत क्या है? एक गांव या ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, ये होता है हमारा ग्राम पंचायत। ठीक है, अब हमारा आता है कि ग्राम पंचायत में मैंने आपको क्या बताया? एक गांव या छोटे छोटे गांवों के को एक साथ मिला दें तो हमारी ग्राम पंचायत होती है। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद हमारा क्या होता है। अब ग्राम पंचायत ये है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या है? एक गांव या छोटे छोटे गांव को हमने एक साथ मिला दिया तो वो हमारी क्या बन गई? ग्राम पंचायत। अब फिर आता है हमारा पंचायत समिति। काफी सारी, अगर हमें एक ग्राम पंचायत है, काफी सारी ग्राम पंचायत को हम एक साथ कर दें तो वो हमारी होती है पंचायत समिति। फिर जिला परिषद क्या होता है? हम काफी सारे पंचायत समिति को एक साथ, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी सारी पंचायत समिति होती हैं, तो सारी पंचायत समिति को 4-3-5 से पंचायत समिति को हम एक साथ कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिला परिषद। अब ग्राम पंचायत एक गांव या बहुत सारे गांव एक साथ, फिर बहुत सारे ग्राम पंचायत एक साथ पंचायत समिति बनाते हैं, फिर बहुत सारी पंचायत समिति मिलकर क्या बनाती हैं? जिला परिषद बनाती हैं। अब यहाँ क्या होता है? ग्राम पंचायत को कौन इलेक्ट करता है? ग्राम सभा, यानी गांव के लोग जो 18+ हैं वो इलेक्ट करते हैं। किसको? ग्राम पंचायत को। अब पंचायत समिति के लोग जो लीडर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायत समिति के लीडर्स को इलेक्ट करते हैं कि कौन बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जिला परिषद को, तो जिला परिषद जिला परिषद के जो लीडर है उनको कौन इलेक्ट करता है? पंचायत समिति। ये एक इनडायरेक्ट वे में आप देख सकते हो कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं।
पंचायत समिति को ग्राम सभा के लोग इलेक्ट करते हैं, फिर ग्राम पंचायत के लोग पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। इस तरीके से इनका वर्किंग रूल चलता है। ठीक है, अब अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो वर्क होता है वो होता है हमारा पंचायत समिति का। अब मेनली इन सबका वर्क क्या होता है? अब इनका वर्क बहुत सिंपल है और बहुत ऐसा है कि हमें पता होता है। हम आप किसी को इलेक्ट करेंगे, आप किस चीज़ के लिए करेंगे? आप कोई भी हो, किसी को भी आप चाहेंगे कि वो हमारे ऊपर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चले। आप ये तो चाहोगे कि जो हम चाहते हैं हमें अच्छे रोड मिले, 24 आवर्स हमें क्या मिले, लाइट मिले, पानी की सप्लाई अच्छी हो, सब चीज़ें हम इतना हमारे जो हमारी महंगाई है वो बहुत ज़्यादा ना हो, प्यूबर्टी ना हो, डेवलपमेंट हो, ये सब भी तो हम चाहते हैं। हमारा मेन रीज़न ही ये होता है। तो ग्राम पंचायत की बात करें या हम पंचायत समिति की बात करें या हम जिला परिषद की बात करें, तो सबके जो वर्क्स हैं वो सेम ही है, उनके वर्क यही है डेवलपमेंट का। तो हमारा जो क्वेश्चन था, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। हमारे 21-22 और 23-24 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या बताना है कि जो इस पंचायत समिति का जो हिरारिकल स्ट्रक्चर यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, आपको इन सबके क्या बताने, पावर्स बतानी है विद इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है और इनके पास पावर क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। जो ब्लू क्लाउड्स में ये हमारी पावर्स हैं और जो पिंक में वो क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की क्या पावर होती है? मेक डिसीजन अबाउट लोकल डेवलपमेंट विलेजेस रिसोर्सेज, यानी गांव से रिलेटेड कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होगा वो कौन लेगा? ग्राम पंचायत। लेकिन गांव से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ कौन लेगा? ग्राम पंचायत। अब अगर हम ग्राम पंचायत की ये पावर है तो इससे रिलेटेड इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? मेंटेन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। यही लोग चाहेंगे कि अगर हमने किसी को इलेक्ट किया है, हमने किसी को चूज किया है, तो वो हमारे लिए रोड बनवाए, पानी की सुविधा दे, हमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से दे, यही सब। तो ये होता है हमारा ग्राम पंचायत का। वहीं अगर हम बात करें पंचायत समिति को, तो पंचायत समिति का वर्क क्या होता है, यानी पावर क्या होती है? मैनेज ब्लॉक लेवल रिसोर्सेज। ये तो हमारी सिर्फ और सिर्फ गांव से रिलेटेड जो रिसोर्सेज या डेवलपमेंट होता है उनको मैनेज करता है, उनके ऊपर डिसीजन लेता है। वहीं अगर हम ब्लॉक लेवल रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो वो कौन करता है? पंचायत समिति उनको मैनेज करता है सब चीजें। ठीक है, और उसकी जो क्या होता है यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इम्प्लीमेंट ऑफ स्कीम एंड एंश्योर नीड ऑफ विलेजेस। यानी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आई है कि फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आई है कि जो जो फार्मर्स हैं उनको हम इतने इतने हर साल इतने पैसे हम देंगे ताकि वो अपनी फार्मिंग काफ़ी अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब ये उन्होंने तो स्कीम निकाल दी, लेकिन वो वहाँ कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है, लोगों के पास जिनको सच में नीड है उनके पास वो चीज़ पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही। जैसे राशन की बात है, तो जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उनके पास वो राशन पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। ये ब्लॉक लेवल का काम होता है कि ये एंश्योर करना, और ये एंश्योर करना कि जो भी विलेजर्स जो हैं उनकी नीड्स क्या क्या, उनकी नीड्स को फुलफिल करना, जो वो चाहते हैं उनको वो देना। वो चाहते हैं कि हमें अच्छे रोड मिले, वो चाहते हैं कि जो भी हमें जो वो खाद वगैरह लेते हैं तो उनके प्राइस इतने ज़्यादा ना हो, वो चाहते हैं मीडियम लेवल पे हो। वो चाहते हैं कि हम अगर कहीं से लोन ले तो हमें जो इंटरेस्ट है वो कम देना पड़े। तो ये सब चीज़ें अगर वो चाहते हैं तो वो काम किसका है? पंचायत समिति का। ठीक है, उनको समझना, उनको इम्प्लीमेंट करना। अगर हम बात करें जिला परिषद, जिला परिषद वर्क करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया। तो पावर क्या है? अथॉरिटी ओवर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है या रिसोर्सेज से रिलेटेड है, तो वो कौन लेता है? हमारा जिला परिषद। अब जिला परिषद का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वही होती है इम्प्लीमेंट पॉलिसीज की। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आई है उसको इम्प्लीमेंट करना। लाइक अगर आप पॉलिसी से ये भी समझ सकते हैं जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की, अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया है, अगर उन्होंने जैसे बोलते हैं ना कि धारा ये वाली लगा दी है, तो उनको फॉलो कराना, तो वो किसका काम है? जिला परिषद का। तो ये हमारा होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम, जो हमारा पूरा ये किस तरीके से वर्क करता है। अब क्या है? पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद इज नोन एज जिला परिषद चेयरमैन। जो जिला परिषद का जो हेड होता है उनको क्या बोलते हैं हम? जिला परिषद चेयरमैन। ठीक है, अब ये जो हमारा आता है, ये मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट का आया था ये वो हमारा आया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये आया था। और वहीं अगर हमारा अर्बन का आया था, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, तो हमारा 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ही आता है।
आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं या इनका क्या क्या वर्क है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा रूरल फाइनेंस इन इंडिया। अब इससे हमारा जो क्वेश्चन आया था वो हमारे 2022-23 एंड 21-22 से आया था। तो क्या आया था, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस ऑफ इन इंडिया अलॉन्ग विद द फंक्शनैलिटी ऑफ NABR NABARD। अब ये है क्या वो हम देखेंगे। अब रूरल फाइनेंस इन इंडिया ये हमारे इसके दो पार्ट हैं। एक हमारा होता है फॉर्मल सेगमेंट, एक होता है हमारा इनफॉर्मल सेगमेंट्स। अब फॉर्मल सेगमेंट्स क्या होता है, इनफॉर्मल सेगमेंट्स क्या होता है, पहले हम वो देखेंगे। अब रूरल फाइनेंस इन इंडिया से आप समझ पा रहे हैं कि फाइनेंस से जो भी रिलेटेड, जो भी हम जैसे लोन लेते हैं या कुछ भी कराते हैं, तो वो हमारे विलेजेस के अंदर, रूरल एरिया के अंदर किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होते हैं वो हम देखते हैं। और आपको नाबार्ड की फंक्शनैलिटी बतानी है कि नाबार्ड पहले है क्या, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे। फॉर्मल सेगमेंट्स के अंदर क्या लिखा है, द फॉर्मल सेगमेंट इंक्लूड्स RBI। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, कमर्शियल बैंक, RRB यानी रीजनल रूरल बैंक, ये सब क्या होता है फॉर्मल सेगमेंट्स। अब फॉर्मल सेगमेंट्स आप क्या समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको लोन लेना है, आप गए बैंक के पास। अब बैंक के पास आपको क्या, वो ऐसे थोड़ी कि आपको लोन दे देगा, वो पहले पूरी इंक्वायरी करेगा, उसके बाद आप क्या करते हैं, उनको अपने घर के पेपर्स दे देते हैं कि अगर हम लोन नहीं दे पाए तो आप हमारा घर रख लेना। इस तरीके से कोई प्रोसीजर होता है। तो ये क्या होता है फॉर्मल सेगमेंट्स, यानी लीगली हम कुछ काम करते हैं। अगर आप एक लोन दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मल सेगमेंट के अंदर है, फॉर्मल वे में दे रहे हैं। आप बैंक से ले रहे हैं, किसी पब्लिक प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक से ले रहे हैं, RRB रूरल रीजनल रूरल बैंक से ले रहे हैं। अगर आप इन सब से रिलेटेड कोई भी लोन वगैरह लेते हैं तो वो किसके अंदर आता है, फॉर्मल सेगमेंट के अंदर आता है, यानी बैंक से रिलेटेड। एस्टैब्लिश इन 12 जुलाई 1982, हेड ऑफिस एट मुंबई। ये हमारा कब फॉर्मल सेगमेंट जो है वो 12 जनवरी 1982 को एस्टैब्लिश हुआ था और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। Is an apex development bank for facilitating credit flow for the development and promoting of agriculture, small scale industries and rural craft। बेसिकली जो NABARD नाबार्ड है इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। अब नाबार्ड तो हम थोड़ा अच्छे से आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। तो नाबार्ड जो था ये एक ऐसा बैंक था जो सिर्फ और सिर्फ विलेजेस यानी जो गांव के अंदर के लोगों को ही, जो गांव में रहते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए बैंक बनाया गया था कि जो भी लोन लेंगे, जो भी कुछ भी उनको क्वेरीज होंगे, उनको लोन चाहिए या उनको कोई भी अपने फार्मिंग से रिलेटेड को भी फंड चाहिए, तो वो कौन देगा, हमारा NABARD यानी नाबार्ड देगा। तो इस तरीके से तो वो नाबार्ड का जो मेन रोल था वो क्या था, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना और रूरल क्राफ्ट को इनकरेज करना, स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज को ओपन करना, ये सब चीज़ें। ठीक है, आप फॉर्मल सेगमेंट आपको समझ आ गया। फॉर्मल सेगमेंट बेसिकली सिंपल है कि आप जब भी लोन बैंक से लेंगे तो वो होता है हमारा फॉर्मल सेगमेंट। इनफॉर्मल सेगमेंट क्या होता है, तब आप लोन ले रहे हैं, जैसे आप सुनार के पास पहुंच जाते हैं, आप क्या करते हैं वहाँ कि मुझे इतने इंटरेस्ट पे दे दो। अब वो क्या, वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि आप जितने पैसे ले रहे हो ना उससे डबल पैसे वो आपसे वापस ले लेते हैं। इतना इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत हाई इंटरेस्ट लेते हैं। तो इनफॉर्मल होता है कि हम किसी अपने आसपास वाले से ले लें कि मुझे 1 महीने के पैसे दे दो, 1 महीने के लिए आप मुझे 50,000 रुपये दे दो, मैं आपको 1 महीने बाद 60,000 रुपये दे दूंगा, कुछ इस तरीके से। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल सेगमेंट। आपके पास कोई भी लीगली ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ अपने कागज रख के आ रहे हैं घर के या कुछ और अपने उसके बदले में रख के आ रहे हैं, जैसे हमारा फॉर्मल सेगमेंट के अंदर था। तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफॉर्मल जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने रिलेटिव एंड फ्रेंड, आपने पैसे बोरो कर लिए अपने किसी भी रिलेटिव से, अपने किसी भी फ्रेंड से कि मैं आपको इतने दिन बाद वापस कर लूंगा, तो ये होता है हमारे इनफॉर्मल सेगमेंट। या मनी लेंडर्स, ये हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जो हमें, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना, जो ब्याज पे देते हैं पैसे, उनको हम बोलते हैं मनी लेंडर्स, जो कि ब्याज पे देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इतना इंटरेस्ट देते रहो और हमें जब आपको देना तब दे देना, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पैसे लेते हैं। तो ये होता है हमारा इनफॉर्मल। फॉर्मल बैंक से रिलेटेड, इनफॉर्मल जैसे आप अपने आसपास से ले लेते हैं या जो भी आपको गांव में लगता है कि सबके जो मुखिया वगैरह होता है उनसे आप जाके पैसे ले लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल सेगमेंट्स। फाइनेंस के अंदर ये इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेगमेंट्स। आई होप आपको क्लियर होगा कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्या होता है। बहुत ईजी है, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। अब नाबार्ड की बात करें। अब नाबार्ड की फंक्शनैलिटी से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। बेसिकली नाबार्ड क्या है, नाबार्ड एक ऐसी कम्युनिटी है, इसको 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। जब हमारे टाइम में इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था
1981 में पार्लियामेंट ने इसे लॉन्च कर दिया था, अप्रूव कर दिया था 1981 में। लेकिन उसके 1 साल बाद इंदिरा गांधी ने इस पॉलिसी को क्या किया, अप्रूव किया, यानी लॉन्च किया इंडिया के अंदर। तो ये था क्या, नाबार्ड। नाबार्ड रिलेटेड था, डायरेक्टली रिलेटेड था रूरल एरिया से, कि हम लोन सिर्फ और सिर्फ विलेजेस यानी गांव के लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ लोन देंगे, बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन देंगे, और उन्हें जो भी लाइक कोई भी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड हम उनको पैसे देंगे। ये था हमारा नाबार्ड। जैसे छोटे छोटे बैंक्स होते हैं गांव के अंदर, लेकिन जो हमारा सुपर बैंक था यानी सुप्रीम बैंक था वो था हमारा नाबार्ड। आज के टाइम पे नाबार्ड हर जगह है, यानी ये इतने अच्छे से काम कर रहे हैं ना कि जो भी विलेजर्स हैं उनको ज़्यादातर दिक्कत नहीं हो रही। ये ऐसी पॉलिसी थी। अब नाबार्ड जो था मैंने आपको बताया। अब जो ये प्रॉब्लम थी क्या, अब क्या था, पहले टाइम में अगर आप प्रीवियसली जाएं तो क्या होता था कि जो भी हमारे फार्मर्स होते थे वो अपने इस मंथ में, क्योंकि वो मंथ के हिसाब से उनके पास पैसे आते हैं, जब उनकी फसल उगती है उसके बाद वो बेचते हैं, उनके पास क्या आते हैं, पैसे आते हैं। तो फसल लगाने से और फसल उगने तक का जो डिफरेंस था, यानी जो 4-5 महीने थे, उस टाइम उनके पास कहीं से भी पैसे नहीं आते थे, वो कुछ नहीं कर पाते थे। वो टोटली डिपेंड करते थे कि हमारी जब फसल उगेगी वो बिकेगी, उसके बाद अगर ऐसा होता था कि कुछ लाइक बाढ़ वगैरह आ गई कहीं तो उनकी फसल खराब हो गई, तो इसका मतलब इस साल उनके पास एक भी पैसा नहीं आएगा, एक भी, यानी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया हमारी नाबार्ड ने। इन्होंने देखा कि जो फार्मर्स हैं उनको कितनी दिक्कत होती है, वो कितना तो हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उनके पास कितनी फाइनेंशियली कितनी प्रॉब्लम है, तो उसको इन्होंने उन्होंने देखा, उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या है, द इट टू फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, कि जो भी हमारे रूरल सेक्टर या एग्रीकल्चर में हम वो क्या चाहते थे उसमें डेवलप हो। ठीक है, उसके अंदर जो भी क्रेडिट फ्लो यानी जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी वर्क है वो नाबार्ड करेगा। टू फॉर्मुलेट एंड प्रमोट वेरियस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस कंडक्टिव इन रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्या, वो काफ़ी सारे फॉर्मूले रखे गए कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को इन्हेंस कर सकते हैं। क्रेडिट फंक्शन, फाइनेंशियली सर्विस प्रोवाइड की गई कि आपको हम बहुत ज़्यादा बहुत कम इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, ये सब चीज़ें। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, वही प्रमोट करना कि जो भी विलेजर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें, ज़्यादा से ज़्यादा खेती, यानी खेती करेंगे तो हमारे पास जो खाने की चीज़ें उत्पादन है वो हमारा ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से भी रिलेटेड था कि हमारा डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट नाबार्ड। आई होप आपको क्लियर होगा कि नाबार्ड हमारा है क्या। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी थी। अगर आपको नाबार्ड क्लियर होगा तो आपको इसकी फंक्शनैलिटी भी आप खुद भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AQT 2022-23 में पूछा गया था 2 नंबर में। तो था क्या, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल रूरल बैंक। आपको क्या बताने थे, रीजनल रूरल बैंक के ऑब्जेक्टिव बताने थे। अब रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं, जैसे आपने सुना है ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, ये सब होते हैं रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, अब ये होते क्या, रीजनल रूरल बैंक एम टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल एरिया। रीजनल रूरल बैंक का एम बेसिकली क्या है कि रूरल एरिया में बैंक की सर्विसेज को प्रोवाइड कराना। हाँ, एक और बात नाबार्ड में एक ये भी था कि उस टाइम बैंक को लोग इतना नहीं जानते थे। विलेजेस में कहाँ होते हैं बैंक, आज भी आप देखेंगे, आप आज तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन आज से आप कुछ साल पहले जाएंगे तो विलेजेस में हमारे क्या थे, बैंक हमें मिलते ही नहीं थे, कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है तब आपको कोई एक बैंक मिल रहा है, और पता नहीं बहुत सारे तो मिलते भी नहीं है वहाँ। तो उस टाइम जो लोन वगैरह थे वो ले भी नहीं पाते थे बैंक से, बैंक की पॉलिसीज वो ग्रैप नहीं कर पाते थे लोग रूरल एरिया की, यानी जो गांव में रहते थे उन्हें पता ही नहीं था कि वो जाकर बैंक से भी ले सकते हैं या बैंक में डेबिट भी कर सकते हैं, क्रेडिट भी कर सकते हैं, उन्हें बैंक से रिलेटेड भी कुछ नहीं पता था। तो नाबार्ड ने उस चीज को भी, उस प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया। अब हम क्या देख रहे थे, रीजनल रूरल बैंक। तो इसका मेन एम क्या है कि इस बैंक की सर्विसेज को प्रोवाइड कराना गांव के अंदर। पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी दे हेल्प पीपल इन विलेजेस एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज, वही कि विलेजेस के अंदर जो गांव के अंदर लोग हैं वो बैंक की सर्विसेज को एक्सेस कर सकें, अपने सेविंग अकाउंट खुलवा सकें, जो लोन लेना है वो लोन ले सकें, और जो भी अपने मनी से रिलेटेड जो भी उनको मैनेज करना है वो कर सकें। तो इसका ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था।
दूसरा क्या था, सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वही एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, रूरल डेवलपमेंट यानी रूरल जो गांव के लोग हैं, गांव हैं उसको डेवलप करना। आरआरबी प्रोवाइड लोन्स, जो हमारा आरआरबी वो क्या प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। एंड फाइनेंशियली सपोर्ट टू फार्मर्स, एंड फाइनेंशियली सपोर्ट करता है फार्मर्स को एंड स्मॉल, ताकि अगर उनके पास पैसे होंगे तो वो इसके अलावा जो टाइम पीरियड था, जो मैंने आपको बताया, जो डिफरेंस था फसल उगाने से लेके फसल उगने तक का जो डिफरेंस था, उसके बीच में उनके पास कोई पैसे नहीं आता था। तो अगर उनके पास पैसे होंगे एक बिग अमाउंट में, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस खोल सकते हैं, कि कोई भी दुकान खोल लें या कोई और काम कर लें, ताकि उस टाइम जो डिफरेंस है उसके बीच में वो ऐसे ना रहें कि बिल्कुल ही उनके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल ही मतलब वो खाने पीने के लिए भी सोच रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये सब नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा था क्या, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस इन रूरल डेवलपमेंट, जो कि हमारे EQ 22-23 में 2022-23 में, हाँ 22-23 में 2 नंबर में पूछा गया था। तो आपको क्या बताना था, न्यूट्रिशनल स्टेटस रूरल डेवलपमेंट के अंदर उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बात करते हैं न्यूट्रिशन स्टेटस की, तो वह है क्या, द न्यूट्रिशन स्टेटस इज इंपॉर्टेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट फॉर 2 मेन रीजंस। न्यूट्रिशन स्टेटस रूरल डेवलपमेंट के अंदर के इसलिए इंपॉर्टेंस है, 2 मेन रीजन है उसके। पहला है हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी यानी अगर हमारे जो फार्मर्स हैं वो अच्छा खाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छा खाए पिएंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी यानी जो हमारी फसल है वो हमारी ज़्यादा उगेगी। क्यों ज़्यादा उगेगी, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स है वो अपना वर्क ज़्यादा कर सकेंगे। अगर उनकी तबीयत खराब रहेगी तो वो क्या रहेंगे, वो काम ही नहीं कर पाएंगे, वो एकदम बीमार रहेंगे, तो वो जो वो वर्क कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। तो ये है हमारा पहला, हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या मतलब है कि अगर वो ठीक रहेंगे तो वो ज़्यादा उनकी फसल उगेगी, ज़्यादा फसल उगेगी तो उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे। तो कहीं ना कहीं से ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। तो इसके 2 मेन सिग्निफिकेंस है। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप लाइक हेल्दी रहोगे तो आप ज़्यादा काम कर सकते हो। हेल्थ, जो हम बोलते हैं कि हमारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, तो आप जो अपना वर्क है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकोगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस क्या होता है रूरल डेवलपमेंट के अंदर। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज द वर्ड सजेस्ट कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वही इसमें है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या होती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर एजेंसीज और बॉडीज सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक। यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, वो एजेंसीज या वो बॉडीज होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, पुलिस होती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है। कैसे पैसा लेती है, कोई भी टैक्सेस हो गए, फंड हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब पैसा कहाँ जाता है, टैक्स कितना देना पड़ता है आपको, हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें, वो जो सारे पैसे हैं वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, और वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसका कुछ % अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाती है अपने, ताकि लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सके। और जो लोग गरीब है, यानी जो लोग नहीं खा पी सकते अपना, तो वो भी इतना, जैसे आप हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स में बहुत यानी एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं किसी भी बीमारी को लेकर, किसी भी डिसीज़ को लेकर। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो नहीं करा पाते, तो वो क्या जाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए गए ताकि वो वहाँ जाके अपना इलाज करा सके। तो दैट इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Moving on next topic, which is non-government organization. Non-government organization like NGOs. NGOs तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। NGOs जो डोनेशन देते हैं, बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होता है, वो क्या देते हैं, NGOs में पैसे देते हैं। फंड्स वगैरह होती है कि फंड रेस करते हैं वो, कि आप लाइक ऑनलाइन फंड रेस कर दे कि हम ये काम करेंगे, हम ये करेंगे, तो आप जितना इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कर दें। ये सब चीज़ें होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो NGOs आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दे वर्क ऑन वेरियस सोशल, एनवायरमेंट एंड कम्युनिटीज इशू।
एनजीओज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी वो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं क्योंकि उनका पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट देती है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे, वो खुद अपना रेस करती है। कुछ एनजीओ जो लाइक हमसे ही लोगों से ही लिया जाता है, लेकिन बेसिकली पैसा तो हमसे ही लिया जा रहा है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद के लाइक सोशल कोई भी इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, कम्युनिटीज इशू है, उनको रिजॉल्व करती है। जैसे आप देखते हो कि एनजीओज में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिनके लाइक माँ बाप नहीं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, उनको वहाँ रखा जाता है, उनको अच्छा पढ़ाया जाता है, अच्छा खिलाया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी क्या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत सिमिलर सा डिफरेंस है, यानी बहुत छोटा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे अभी। एनजीओज आर हाई लेवल एंड एसबीओज आर लो लेवल। जो एनजीओज होती है यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारी हाई लेवल पे होती है, और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, एक लो लेवल पे होती हैं। बस इनमें थोड़ा बहुत यही डिफरेंस है। CBOs यानी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली स्मॉलर एंड फोकस ऑन ए स्पेसिफिक कम्युनिटी नीड्स। वो इतने बड़े वर्क पे स्केल पे काम नहीं करते जैसे एनजीओज करते हैं। लेकिन जो हमारी एसबीओज है वो छोटे छोटे स्मॉल कम्युनिटीज पे फोकस करते हैं। उन्हें दिखता है कि यहाँ हम वर्क कर सकते हैं, वहाँ एसबीओज उनको कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एनजीओ तो एक बहुत हाई लेवल पर वर्क करता है। जैसे आप देखते हो कि बड़े बड़े एनजीओ, कितने बड़े बड़े एनजीओ होते हैं, लाखों करोड़ लाखों लोग एनजीओ में होते हैं, लाखों बच्चे होते हैं। तो ये सब ये बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। ठीक है, एनजीओ जैसे यूनिसेफ लाइक जैसे चाइल्ड राइट्स, जो हमारा एनजीओ से एक यूनिसेफ है जो कि हमारे चाइल्ड के राइट को बताता है। ग्रीन पीस जो कि हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये। तो दैट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको क्लियर होगा क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है, ये आपको पता भी होगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिससे हमारा क्वेश्चन एक 2021-22 और 23-24 में क्वेश्चन आया था। इसमें यही पूछा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपको डिस्क्राइब करना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है बेसिकली, अब मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पहले टाइम में क्या होता था, जो विलेजेस में थे यानी गाँव में थे, तो टोटली जो वुमेन्स थी वो डिपेंड करती थी मैन पे, कि अगर हमारे जो घर के मैन हैं वो कमा के लाएंगे हमारा घर तभी चलेगा। वुमेन क्या करती थी, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड वर्क, यानी घर से रिलेटेड खाना पीना ये सब, खाना सफाई करना ये सब करती थी। वहाँ अगर उनके पास कभी ऐसा हुआ कि वुमेन को लाइक घर से निकाल दे गया तो वो कुछ नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा, उन्हें पता ही नहीं था कि मेरे पास पैसे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। सबसे मेन रीज़न क्या था कि उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसे होंगे तो कौन निकालेगा, कोई भी नहीं निकालेगा। तो पैसे होने के लिए बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है, एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास, अच्छी खासी आपको नॉलेज होनी चाहिए किसी ना किसी चीज़ की। तो पहले क्या होता था कि वुमेन्स जो थी उनसे का कोई इतना लाइक इतना वो नहीं था कि वो कमा सकें, वो बाहर जा सकें, वो कुछ कर सकें। तो उनसे रिलेटेड एक हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया, जिसका मेन जो मोटिव था ना वो वुमेन एम्पावरमेंट था। यानी जो वुमेन्स थी उनको एम्पावर करना, यानी उनकी पावर को इंक्रीज करना, और उनको लाइक बताना कि आप भी मेन की तरह कमा सकते हो, आप भी उनकी तरह वर्क कर सकते हो, आप भी उनकी तरह हर काम कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल्स हु चूज टू कम टुगेदर टू फाइंड वे टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने 4-5 मैं और मेरे लाइक जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के आसपास के जो मेरे साथ रहते हैं उन्होंने कम्युनिटी बनाई 10-15 लोगों की। वो कहता है हर महीने हम 100 रुपये इकट्ठे करेंगे, हर महीना आप 100 रुपये दो। वुमेन की बनाई कि हर महीना आप 100 रुपये दो और वो कम्युनिटी के अंदर जाएंगे, वहाँ वो क्या होते रहेंगे, सेफ होते रहेंगे। तो हर महीने 100 रुपये जा रहे हैं। अब क्या हुआ, जो हम कम्युनिटी थी, मुझे कल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, मेरे ऊपर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मुझे पैसे चाहिए लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो कम्युनिटी बनाई है वहाँ से मैं अपने पैसे ले सकती हूँ। ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है जिसमें लोग एक साथ होते हैं और अपनी लिविंग कंडीशन को सुधारते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं
कि मैं किसी और से ले सकूं। अगर मैं किसी और से लूंगी तो मुझे हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि कुछ लोगों की कम्युनिटी, कुछ लोगों का एक समूह बना दिया जाता है। वो क्या करते हैं, जैसे वो होता है ना, कमेटी वगैरह होती है, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आई होप आपको क्लियर होगा। अपनी किस चीज के लिए, अपनी लिविंग कंडीशन को सुधारने के लिए। क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो मैं क्या करूंगी कि अपनी कम्युनिटी बना दूंगी, हर महीने इतने पैसे ले लो, जब मुझे जरूरत होगी तो मुझे मिल सकेंगे पैसे वहां से। एक इस तरीके से इट प्रोवाइड कोलेटरल फी लोन। कोलेटरल फी लोन यानी ये कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप बैंक जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक जाके अपने घर के कागजात आपको लेके जाने पड़ेंगे, तभी वो आपको लोन देगा। अदरवाइज क्यों देगा, बोल देगा नहीं हम तो नहीं देंगे। या अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो आपको कुछ सोने की चीजें वहां रखनी पड़ेगी, यानी कुछ ना कुछ आपको लोन, उनसे पैसे लेने के लिए उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर कोई भी लोन लेते हैं बैंक से, तो आपको क्या मिलेगा, कोई भी कोलेटरल, यानी आपको अपनी कोई भी अपनी पर्सनल चीजें नहीं रखनी पड़ेगी। आपको कोई अपने घर के कागज नहीं रखने पड़ेंगे, कोई भी अपनी गोल्ड की चीजें नहीं रखनी पड़ेगी, आप सिंपली वहां से लोन ले सकते हैं। एसएसजी ये इंश्योर करती है कि हम जो लोन दे रहे हैं वो हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कल को वो मुझे लोन दे और मैं चली जाऊं लेके, उनके पैसे ना लौटाऊं। तो एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो ये इंश्योर करते हैं कि जिसको हम पैसे दे रहे हैं उससे हम ले लेंगे, अगर वो नहीं लेगा तो वो खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज की। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है। एसएचजी इज इनिशिएटेड बाय एनईबीडी, नाबार्ड। एंड नाबार्ड मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये जो एसएचजी है, नाबार्ड ने ही इनिशिएट किया था। एम टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, एम्पावर रूरल कम्युनिटीज स्पेशली फॉर वुमेन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मेन एम क्या था, नाबार्ड ने क्यों इसको इनिशिएट किया, क्यों इसको लाए। तो उनका मेन रीजन ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, एम्पावरमेंट, रूरल कम्युनिटीज स्पेशली वुमेन। वुमेन को एक ये अधिकार देना कि हाँ वो भी कुछ कर सकती हैं। अगर वो बाहर जाके काम नहीं कर रही तो ये तो कर सकती है ना कि अपने कुछ भी, उनका उनके पास पैसे आ रहे हैं या कोई उनको पैसे दे रहा है तो वो कहीं कम्युनिटी बना दे और वहां से वो ले सकें। 10-12 वुमेन्स एक साथ होंगी, 10-12 लेडीज एक साथ होंगी और वो डेली अपने पैसे वहां सेव करती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रुप ऑफ 10 and 20 पीपल्स। एसएसजी ये कहता है कि जो आप ग्रुप बनाएंगे वो 10 या 20 पर्सन का होगा, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20, इतने पर्सन उसमें होने चाहिए। एंड मेनली वुमेन, वुमेन उसके अंदर होनी चाहिए। और ये कहता है कि अगर आप 10 का ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें से 10 में से 3 वुमेन पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इलिटरेट चल सकता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इलिटरेट आप पढ़े लिखे नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 वुमेन को यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 वुमेन हमारी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ताकि जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जो भी हमारी पॉलिसीज है, उनको वो समझ सके। ठीक है। कम टुगेदर टू सेव मनी एंड सपोर्ट ईच अदर फाइनेंशियली। वही मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप बनाएंगे क्या एक साथ और मनी को सेव करेंगे और फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, जब जिसको जरूरत हो उसने कम्युनिटी से पैसे ले लिए। अब इसका सिग्निफिकेंस है क्या, सिग्निफिकेंस के अंदर हमारा सोशल इंटीग्रिटी, जेंडर इक्वालिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट आता है। अब सोशल इंटीग्रिटी मतलब क्या, ये है कि वुमेन जब अपने सेविंग कर रही है तो कहीं ना कहीं वो एम्पावरमेंट उसको मिल रहा है, यानी डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आपको पता है कि हाँ क्या होता है डेवलपमेंट, कब होता है, जब हमारी जो वुमेन्स है वो काम कर रही है, वो कमा रही है और वुमेन और मैन में जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो ना हो, तो हम बोलेंगे हमारी कंट्री डेवलप हो रही है। हमारा जो पिछले यानी जो बहुत टाइमों से जो कल्चर चलता आ रहा है वो आज चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड सोशल इंटीग्रिटी। सोशल इंटीग्रिटी को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया 50,000 रुपए का, लेकिन बैंक ने आपको 50,000 रुपए की जगह 51,000 रुपए भेज दिए, तो आपकी सोशली आपकी इंटीग्रिटी पे डिपेंड करता है कि आप 1,000 रुपए बैंक को वापस दोगे या नहीं दोगे। तो आपको देने हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सोशल इंटीग्रिटी को। ठीक है, कि अगर आप वापस दे रहे हो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक और आपके बीच में बात, लेकिन आप तब भी उसको वापस दे रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है जेंडर इक्वालिटी। जब कहीं ना कहीं कभी जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी आगे जाके, एक मैन और वुमेन दोनों, वुमेन जो है विलेज के अंदर, गांव के अंदर सिर्फ और सिर्फ घर का काम कर रही है, मैन को आगे जाके जरूरत पड़ी कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए ताकि मैं अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, तो वहां अगर वो वुमेन मैन को पैसे दे बिजनेस चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी होगी, नहीं होगी, क्योंकि वहां वो उनको दे रही है, कहाँ वो उनको दे रहे थे। तो जेंडर इक्वालिटी भी एक तरीके से ये
प्रमोट करता है। कौन? एसएसजी की जेंडर इक्वालिटी हमारे यहाँ है। और आज के टाइम तो है, लेकिन जेंडर अगर हम बहुत ज़्यादा पहले जाएं तो वहाँ नहीं थी, लेकिन आज के टाइम डेवलप हो चुके हैं हमारा कंट्री, हम इस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस करना गांव के अंदर, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियली इंक्लूजन। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि हमारा जो, ये तो है कि जो मैन है वो कमा तो रहा है, वुमेन भी कमा सकती है, लेकिन उसके पास एक अल्टरनेट सोर्स है। किस चीज़ की? किस चीज़ से अल्टरनेट सोर्स है? एसएसजी से, कि उनकी एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पैसे सेफ हैं, जो अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो वो वहाँ से ले लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ एसएसजी। मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज इम्पैक्ट, कि उसका इम्पैक्ट है क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इंक्रीज इनकम, बेटर लिविंग गुड। अब लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ऐसे भी हो सकती है, कहाँ घर में जो हस्बैंड है वो अगर अल्कोहलिक है, या डोरी सिस्टम जो हमारा चलता हुआ आ रहा है, अगर वो नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, ये होता है हमारा। अगर हम वुमेन और मैन दोनों कमाएंगे तो इनकम बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगर वो बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ऑटोमेटिकली हो रही है। बेटर, हम दोनों जो पूरा घर है उसका लिविंग स्टैंडर्ड हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हमारे पास कल 50,000 आ रहे तो आज हमारे पास डबल आ रहे हैं, 1 लाख आ रहे हैं। तो हम वहाँ हमारी कहीं ना कहीं हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है सोशल चेंज। सोशल चेंज यानी इनहेंस वुमेन रोल इन हाउस होल्ड। क्या लोग सोशल चेंज भी होगा? क्योंकि जब लोग वुमेन्स बाहर निकलेंगी तो लोगों की जो सोसाइटी की जो मेंटेलिटी है कि जो वुमेन्स है वो सिर्फ और सिर्फ घर का काम करेंगी, तो वो ऐसा नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर बहुत रेयरली, यानी आप सोचोगे कि अभी तो बहुत नॉर्मल है, अभी तो कुछ ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ वुमेन काम नहीं कर रही। कोई ऐसी जगह नहीं है। हर जगह, हर जगह आप कहीं पे भी देख लो, वहाँ वुमेन का रोल है। हर जगह है, हर जगह उनके लिए जॉब है, हर जगह। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब स्टार्टिंग में, जब इनिशियली ये चीज़ हुई होगी कि कोई वुमेन अपने घर से बाहर निकली होगी, तो तब वहाँ कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी। जब बहुत स्टार्टिंग में, अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जब इनिशियली वो चीज़ होगी तो वहाँ कितनी दिक्कत होगी। तो यह है सोशल चेंज, कि इस चीज़ की वजह से हमारे सोसाइटी में भी अपने चेंज कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एसएसजी के लिए, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इसमें लिखे हुए हैं कि जो आपको पता होने चाहिए कि बेसिकली इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे क्या पड़ा। ठीक है, पहला है गवर्नमेंट लॉन्च कैंपेन्स टू मोबिलाइज 1 करोड़ रूरल वुमेन टू ज्वाइन एसएसजी मूवमेंट। गवर्नमेंट ने एक कैंपेन की थी जिसके अंदर ये पाया गया कि 1 करोड़ वुमेन्स ने ज्वाइन किया एसएसजी। एसएसजी को 1 करोड़ वुमेन्स ने ज्वाइन किया है। देख रहे हो आप कितनी ज्यादा डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्या? 1 लाख न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बी सेटअप इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 1 लाख न्यू एसएसजी के सेल्फ ग्रुप डेवलप हुए, यानी जो कम्युनिटीज थी वो 1 लाख डेवलप हुई न्यू। एसएसजी प्रोडक्ट टू बी मेड अवेलेबल ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये कहाँ अवेलेबल हो गई? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी हमें ये चीज़ मिलने लगी। तो आज आप देख पा रहे हो कि डेवलपमेंट हमारी जो कंट्री में वो किस तरीके से हुआ, मतलब कितनी, जब स्टार्टिंग होगी तो कितनी उन्हें प्रॉब्लम हुई होगी, और आज के टाइम तो बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट डू यू मीन बाय द रूरल फाइनेंस? रूरल फाइनेंस है क्या? रूरल फाइनेंस रेफर टू द फाइनेंशियली सर्विस प्रोवाइड टू द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया। रूरल फाइनेंस क्या है? वो फाइनेंशियली सर्विस जो हम गांव में रहने वाले लोगों को दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं रूरल फाइनेंस। इसके अंदर क्या होता है हमारे? इट इंक्लूड एक्सेस टू लोन, कि आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जो भी हमारे गांव में रहते हैं या जो भी हमारी फार्मिंग करते हैं हम उन्हें लोन देंगे बहुत कम इंटरेस्ट पे। दैट इज अंडर कम रूरल फाइनेंस। एंड सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे उनके, इंश्योरेंस करेंगे, जैसे LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो ये सब इंश्योरेंस हमारे कराएंगे। एंड अदर फाइनेंशियली प्रोडक्ट दैट हेल्प इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल कम्युनिटीज। एंड हम वो सब वो सब जो भी हमारे फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब चीज़ें करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड। क्योंकि सब चीज़ें आप देखोगे ना घूम फिर के फाइनेंस पर ही, अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कितने ही अपने आप में पावरफुल समझो, लेकिन आज आप पावरफुल नहीं हो। तो वही चीज़ इसके अंदर है कि गांव के अंदर लोगों को बैंकों की सुविधा दी जाए, उन्हें बताया जाए कि आप यहाँ से इतने कम इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं। ये सब चीज़ अगर उन्हें पता होंगी तो वो उस चीज़ का यूज़ कर पाएंगे और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगा।
आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये यूनिट यहाँ फिनिश होती है। यहाँ हमने कंप्लीट 3 ईयर PYQs क्वेश्चन देखी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।